तो आज लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन है और कल से अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है। और इस बीच कोरोना के संक्रमण के आंकड़ों में जबरदस्त रिकॉर्ड उछाल देखा गया है। पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 8,380 नए मरीज सामने आए हैं और कुल मिलाकर तादाद अब तक हो चुकी है 1,82,143। मौत का आंकड़ा 5,000 को पार कर गया है। इनमें से 193 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। तो अब तक 86,983 लोग कोरोना को मात देकर जंग जीतकर अपने घरों को लौट चुके हैं। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि कल से लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे और इसे कहा जा रहा है अनलॉक 1। काफी सारी चीजें खुल जाएंगी। अब ये राज्यों की सीमाओं की दूरी घट जाएगी, यानी कि अब सीमा सील नहीं है, आप कहीं भी आ जा सकेंगे, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक बार फिर से ये कहा है कि देखिए क्या क्या खुलेंगे। पहले हम आपको ये बता दें, ये दूसरा चरण है जो कि 8 जून से होगा। पहला चरण 8 जून से शुरू होगा। इसमें होटल्स, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स और राज्यों की आवाजाही, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य आप जा सकते हैं। दूसरा चरण स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सब भी खुलेंगे। मेट्रो, जिम, सिनेमा हॉल्स और विमान सेवा तीसरे चरण में शुरू होगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन पर ये लागू नहीं होगा, लेकिन वहां पर ये शुरू नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि कल से अनलॉक 1 शुरू हो रहा है और देश ज्यादातर खुल जाएगा। आप ज्यादातर काम कर सकेंगे। और हम सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं दिल्ली और मुंबई। पंकज जैन और मुस्तफा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली में स्थिति बहुत खराब है। पंकज, कल से क्या क्या दिल्ली में खुल रहा है? देखिए, गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं सईद, और इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि कब सरकार इन तमाम गाइडलाइंस को जारी करेगी। पिछली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद सामने आए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि लॉकडाउन 4 में क्या कुछ छूट दिल्ली में दी जानी चाहिए। इससे पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली के तमाम लोगों से सुझाव भी मांगे थे और सुझाव के आधार पर लॉकडाउन 4 में काफ़ी कुछ खोला भी गया था, चाहे वो प्राइवेट बसें हो, चाहे वो सरकारी बसें हो, और इसके अलावा तमाम सरकारी और प्राइवेट दफ्तर, ऑटो रिक्शा, प्राइवेट टैक्सी, तो ये तमाम चीज़ें हमें लॉकडाउन 4 में देखने के लिए मिली। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात अभी ये है कि जो आर्थिक संकट देश की राजधानी में है, दिल्ली सरकार का कहना है कि उनके पास फिलहाल बजट नहीं है, पैसा नहीं है, और ऐसी स्थिति में अब ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खोली जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट खोले जाएँ, ताकि सरकार थोड़ा बजट जुटा सके। तो ऐसी स्थिति में अगर मॉल्स खोले जाते हैं, चाहे वो ऑड इवन की तर्ज पे हो या बाकी कोई और स्कीम तैयार की जाए, तो ऐसे में सरकार को फायदा हो सकता है। तो सरकार आज शाम तक या रात तक अपनी गाइडलाइंस जारी कर सकती है। सही, लेकिन संकट, आपने सैलरी का खुद जिक्र किया पंकज, यहाँ पर ये बहुत बड़ा है। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार से मदद की गुहार भी लगा चुके हैं। ये संकट बड़ा है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है दिल्ली में सरकार के पास। कैसे निपटेगी सरकार इससे पंकज? देखिए, मैं आपको आंकड़े बताता हूं सही, जो कि सरकार के द्वारा ही जारी किए गए हैं। सरकार का ये कहना है कि प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खोल दिए गए सईद, और इसके बाद सरकार को मौजूदा वक्त में फिलहाल 3500 करोड़ रुपए की जरूरत है। और ये 3500 करोड़ रुपए अगर नहीं होते हैं सरकार के पास, तो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को सैलरी नहीं दी जा सकेगी। ऐसी स्थिति में दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसें चल रही है, उनके जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वो भी लगातार अपनी सैलरी की डिमांड करते आए हैं। मेडिकल स्टाफ जो कि अस्पतालों में सीधे फ्रंट में रहकर काम कर रहा है, कोरोना से जंग लड़ रहा है, उन तमाम स्टाफ को भी यहां पर सैलरी देनी है। तो यहां जो दिल्ली सरकार जिक्र करती हुई नजर आई कि जीएसटी से सिर्फ 500 करोड़ रुपए ही जुटा पाई है, और ये काफी नहीं है कि तमाम लोगों की सैलरी दी जा सके। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार का रुख किया है दिल्ली सरकार ने। मनीष सिसोदिया ने बताया कि उन्होंने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में सहित 5,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। तो अब देखना होगा केंद्र सरकार का पूरा रुख क्या होता है, क्योंकि सिसोदिया इस बात का जिक्र भी यहां पर कर गए हैं कि राहत का जो ऐलान किया गया था केंद्र की तरफ से, उसमें दिल्ली सरकार को कुछ भी नहीं मिला है। सही, पंकज आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित और महाराष्ट्र में मुंबई भी सबसे ज्यादा प्रभावित। धारावी से जो केस आ रहे हैं वो काफी डरावने हैं। ऐसे में अनलॉक 1 में कल मुस्तफा क्या क्या मुंबई में खुल रहा है?
बिल्कुल, अगर आप जो आप कह सकते हैं कि डेटा पे नजर डालें तो तकरीबन 20 ऐसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस महाराष्ट्र में हैं जो कि रेड जोन के अंदर है, जिसमें मुंबई, पुणे, ठाणे। मुंबई की अगर आप बात करें तो 650 कंटेनमेंट जोन्स हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कितनी गुंजाइश सरकार के पास बचती है कि वो रिलैक्सेशंस दे सके। और बड़ा सवाल मुंबई के लिए भी आर्थिक ही है कि किस तरह से कुछ बिजनेस शुरू हो जिससे लोगों को राहत मिल सके, सैलरी कट्स रुक सके, लोगों की नौकरियां जाना रुक सके। लेकिन उसके साथ ही साथ जो बैलेंस सरकार को लेकर चलना है, खासकर मुंबई में, वो ये है कि केसेस आना अभी तक कम नहीं हुए हैं। तो फेज वाइज अनलॉक जो है वही स्ट्रेटजी महाराष्ट्र में भी अपनाई जाएगी, मुंबई के लिए भी अपनाई जाएगी, लेकिन ज्यादा कुछ रिलैक्सेशंस नहीं मिलेगी। इतनी अभी तक हमें जो खबर मिल रही है महाराष्ट्र सरकार से वो यही है, क्योंकि ऐसा होता है कि 4 से 5 दिन तो जो मुंबई का नोटिफिकेशन है वो आने में लग जाता है। पहला चरण यही है कि एमएचए ने गाइडलाइंस जारी की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलग से गाइडलाइंस जारी कर सकती है आज शाम तक या कल तक। उसके बाद जो बीएमसी है, मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो अपनी गाइडलाइंस महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस के बेसिस पर निकालेगी। तो अभी तक कितना रिलैक्सेशन होगा ये नहीं, लेकिन अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो कंटेनमेंट जोन काफी ज्यादा है मुंबई में, तो ज्यादा उम्मीदें इस वक्त नहीं रखनी चाहिए। सही, मुंबई से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। दिल्ली में कर्मचारियों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन कल से अनलॉक 1 शुरू हो रहा है, लेकिन क्योंकि देश ज्यादातर खुल रहा है। ये शुरुआत हुई थी 25 मार्च से, आपको याद होगा जब देश में लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो आज लॉकडाउन का ये आखिरी दिन है, चौथा लॉकडाउन ये चल रहा है। 68 दिन हो चुके हैं। कोरोना का ग्राफ किस तरह से आगे बढ़ा है। पहले दिन यानी कि 25 मार्च की अगर हम बात करें, जिक्र करें, तो पूरे देश में कोरोना की कुल संख्या 606 थी। 10 मरीजों की मौत हुई थी। 46 नए केस उस दिन आए थे। पहले लॉकडाउन के अंतिम दिन यानी कि 14 अप्रैल को कुल केस हो चुके थे 10,363। ये हम पहले लॉकडाउन के आखिरी दिन की बात कर रहे हैं जब केस 10,000 को पार कर गए थे। हालांकि ये शुरुआत हुई थी 606 से, तो 10,000 को पार कर गए थे। नए केस उसमें 1211 थे और मौत हुई थी 339 की। यानी कि अब आप देखिए कि किस तरह से ये मामला यहाँ पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद 3 मई लॉकडाउन 2 खत्म हुआ, 40,000 का आंकड़ा पार कर गया, 40,263 हो गए। नए केस इनमें थे 2,487 और अब मौत का जो आंकड़ा था वो डरा रहा था, क्योंकि 1,000 को पार करते हुए ये पहुंच चुका था 1,306 पर। ये लॉकडाउन 2 जब 3 मई को खत्म हुआ तब। अब आ जाइए, अब इसके बाद तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ और उसकी खत्म होने की जो तारीख थी वो 17 मई थी। 90,000, 1 लाख के लगभग हमारे केसेस पहुंचने वाले थे, 10,000 कम थे, 90,927 पर यह आंकड़ा पहुंच गया था कुल केसेस का। और 2,872 लोगों की मौत हो चुकी थी। 4,987 केस तब तक सामने आ चुके थे। अब यहां से डर शुरू हुआ था और वो डर 1 लाख को पार करने का था, जो कि पार हो गया था 31 मई को। यानी कि 31 मई ये वाला इस वक्त 1,82,000 का आंकड़ा पार कर गया है और 5,174 अभी तक मौत हो चुकी हैं। 68 दिनों का ये पूरा हिसाब किताब था कि किस तरह से 68 दिनों में हम 600 से लेकर 1,82,000 तक पहुंच चुके हैं। और कल से अब लॉकडाउन खत्म हो रहा है। अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है। खत्म होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ खुल जाएगा। जो रेड जोन है, जो सोसाइटीज बंद हैं और जो कंटेनमेंट जोन है वो बंद रहेंगे। संक्रमण के मामलों में डबलिंग का मतलब दोगुना जो होता है, वो उसकी जो दर है वो हमारे देश में 14 दिनों पर आ गई है। 17 मई यानी कि तीसरे लॉकडाउन के आखिरी दिन हमारे देश में 90,927 केसेस थे और आज यानी कि चौथे लॉकडाउन के आखिरी दिन हमारे देश में 1,82,143 केस हो चुके हैं। मतलब यह हुआ कि तीसरे से चौथे चरण के 14 दिनों के बीच संक्रमण के मामले करीब करीब दोगुना हुए हैं। वो आप इस पाई चार्ट के जरिए बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो 14 दिन में हमारे देश में मामले दोगुना हो जाते हैं। 90,227 17 मई को थे
31 मई को यानी कि 2 हफ्ते बाद ये हो जाते हैं 1,82,143। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले ये जो आंकड़ा है वो राहत देने वाला है, कम है। लेकिन एक भी केस अगर बढ़ता है तो वो चिंता है, एक भी मौत अगर होती है तो हमारे देशवासी की मौत होती है, एक भी अगर कोरोना संक्रमित बढ़ता है तो वो हमारे लिए चिंता की बात होती है। चौथे लॉकडाउन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो पर मन की बात की। ये कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बेहतर ढंग से लड़ी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए अभी हमें बहुत सावधानी से रहना है, सावधानी बरतना बेहद बेहद जरूरी है। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वास्तव में भारतवासियों की उपलब्धि कितनी बड़ी है। हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है। हमारे देश में चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। और आइए अब हम आपको देश भर के अलग अलग राज्यों का हाल जल्दी से बता देते हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हमारा महाराष्ट्र है, तमिलनाडु और गुजरात उसके बाद है। महाराष्ट्र में कुल मामले इस समय तक 65,000 को पार कर चुके हैं। शनिवार को यानी कि कल 2,940 मामले महाराष्ट्र में सामने आए थे। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 21,000 को पार कर चुका है। 24 घंटे में तमिलनाडु में 938 नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि गुजरात में कुल मामले 16,356 हो चुके हैं और गुजरात में पिछले 24 घंटों में 412 नए मामले सामने आए हैं। ये रफ्तार काफ़ी बड़ी है, यह रफ्तार काफ़ी तेज़ है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है। मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, ये 3 ऐसे बड़े शहर हैं जो ज़्यादा प्रभावित हैं। यहाँ पर कुल मामले 38,342 मुंबई में और नए मामले आए हैं 1,510 पूरे देश में। हालांकि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 1,82,143 इस समय केसेस हैं। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 18,549 मामले इस समय तक हैं। 1,163 मामले सामने यहां पर आए पिछले 24 घंटों में, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है। चेन्नई में 13,980 केसेस अभी तक कोरोना के हो चुके हैं, लेकिन राहत की बात सिर्फ ये है कि दिल्ली और मुंबई के मुकाबले चेन्नई में पिछले 24 घंटों में सिर्फ 616 मामले सामने आए हैं। और इसमें सबसे आगे अभी भी महाराष्ट्र का मुंबई शहर चल रहा है, और तो संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित ये 3 शहर। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सब कुछ खुला रहेगा और उसके बाद 9 बजे के बाद कर्फ्यू जारी रहेगा। यानी कि वो जो, लेकिन एक और जो बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन ये आई है अनलॉक 1 में, वो ये है कि बॉर्डर्स को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। सीधे हम आपको लिए चलते हैं कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता के पास। क्या फैसला किया, बताइए अभिषेक। देखिए सईद, अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई गाइडलाइंस, एडवाइजरी जारी कर दी है, जो अनलॉक 1 है या जिसे कह सकते हैं लॉकडाउन 5। दरअसल सरकार ने कहा है कि 30 जून तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन अनलॉक 1 भी साथ साथ ही चलता रहेगा। यानी कि आज से यानी कि कल से सब कुछ धीरे धीरे खुलने लगेंगे।
एनसीआर जो है नोएडा, गाजियाबाद, ऐसी जो जगह हैं, वहां के डीएम और कमिश्नर फिलहाल तय करेंगे कि आगे की क्या क्या खोलें और कैसे कैसे इसे किन किन चरणों में खोला जाए। लेकिन बहुत कुछ खुलेंगे, जैसे यूपी के जो बाजार हैं, मॉल हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, ये तमाम चीजें खुलेंगी। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के जो मानक जारी होने वाले हैं उसका पालन करना होगा। सुपरमार्केट खुलेंगे, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। इसके अलावा जो बारात घर होता है वहां भी शादियों की अनुमति दी गई है, लेकिन उसमें लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। 30 लोग से ज्यादा इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। किसी भी तरह की हवाई फायरिंग नहीं की जा सकेगी, जो जिसे हर्ष फायरिंग कहते हैं। सैलून खुलेंगे, जो मेंस पार्लर है उसे खोला जाएगा, और साथ साथ वहां पर बहुत सख्त जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उसे पालन करने होंगे। यानी कि जो तौलिया है या फिर जो मास्क है, इन सब चीजों का लगातार इस्तेमाल। क्या जल्दी से आप नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि यूपी सरकार ने कह दिया कि वहां के जो डीएम है वो फैसला लेंगे। इसका मतलब क्या नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर अभी भी सील रहेगी? देखिए, इस बारे में अभी तक वो सील है, और चूंकि नोएडा में केसेस ज्यादा हैं, रेड जोन में रहा है ज्यादा समय तक, अभी भी वहां से मामले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहां जो बॉर्डर खोलने का फैसला है वो वहां के जो प्रशासन है, डीएम और कमिश्नर लेंगे। लेकिन बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका। अभिषेक हमारे संवाददाता लखनऊ से जानकारी दे रहे थे। तो 9 बजे से रात 9 बजे तक सभी बाजार उत्तर प्रदेश में खुले रहेंगे। सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही नोएडा है, गाजियाबाद है, दोनों की बॉर्डर्स फिलहाल सील रहेंगी। लेकिन इस कोरोना काल में एक संकट देश की राजधानी दिल्ली में भी गहराया है। दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया कि हमारे पास हमारे कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, और यह ऐलान खुद किया दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। केंद्र सरकार से उन्होंने मदद की गुहार भी लगाई। ये समझ में आया कि दिल्ली सरकार को लगभग केवल सैलरी देने के लिए और ऑफिस के जरूरी खर्च उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने की जरूरत है, जबकि पिछले 2 महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो टैक्सेस का कलेक्शन है, वो करीब 500 करोड़ रुपए 2 महीने है। बाकी और सोर्सेज से भी मिला के दिल्ली सरकार के पास में अभी तक कुल मिला के 1700 करोड़ रुपए आए हैं, 1735 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि जरूरत है 2 महीने के अंदर देखें तो 7,000 करोड़ रुपए की। दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को, अपने टीचर्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपने इंजीनियर्स को, अपने बाकी कर्मचारियों को, सिविल डिफेंस के लोगों को, जो लोग भी इस वक्त कोरोना संकट पर काम कर रहे हैं, उन सबको तनख्वाह दे सके, इसके लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है दिल्ली सरकार को। और मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिख के उनसे ये मांग की है। दिल्ली ने 5,000 करोड़ रुपए की केंद्र से मदद मांगी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद ये बात कही है, यानी कि दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं हैं अपने कर्मचारियों को देने के लिए। आज लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन है। हर कोई आप ये जानना चाहता है कि आखिर कल से आपको क्या क्या रियायतें मिलेंगी, आपके आसपास, घर के आसपास, आपके इलाके में, आपके शहर में क्या क्या खुलेगा। कल रात गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ अब देश बढ़ रहा है। ज्यादातर देश खुल जाएगा। फिर से मंदिरों में होगा मंत्रोच्चार, आरती के आलोक में चमकेगी आस्था, घंटों और शंखों की ध्वनि धर्म की पताका को लहराएगी। फिर से मस्जिदों से आएगी अजान की पाक आवाज, नमाजी मस्जिद में पढ़ेंगे नमाज। गुरुवाणियों से गूंजेंगे गुरुद्वारे, गुरुद्वारों में फिर से होगी अरदास। चर्च में जलेंगे दीपक, लोग करेंगे प्रार्थनाएं। तो पूरे देश में 8 जून से
धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कई दिनों से हो रही थी। अब सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन के हिसाब से 8 जून से सारे धार्मिक स्थल नियमों के साथ खोल दिए जाएंगे। सरकार की गाइडलाइंस के साथ ही कई जगह मंदिरों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। मंदिर लॉकडाउन में श्रद्धालुओं के लिए बंद था, मगर अब इसे श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी हो रही है। सरकार की गाइडलाइंस के साथ ही मंदिरों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के पहले ही कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ने अपने यहां 1 जून से धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी थी। जो सरकार ने लॉकडाउन 4 के बाद जो अब नई गाइडलाइन निकाली है, अनलॉक करने की जो बात है, अनलॉक 1 की जो बात है, तो 8 जून से वो लागू होगा। जो सबसे पहले जो चीजें खुलेंगी उनमें मंदिर मस्जिद भी शामिल है। लेकिन अभी जो हमारी बात हुई है मंदिर प्रशासन से, उनका कहना है कि अभी वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मंदिर खुलेगा तो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों से पालन करवाया जाएगा, किस तरीके से प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी मंदिर प्रशासन इन चीजों पर बातचीत कर रहा है। अलग अलग शहरों में धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग लगातार हो रही थी। देवघर में श्रावणी मेले की मांग श्रद्धालु कर रहे थे, तो गया में भगवान विष्णु के भक्त चाहते थे कि मंदिर खुल जाएं। वाराणसी में यज्ञ हवन करते पंडा पुरोहित भी सरकार से मांग कर रहे थे कि नियमों के साथ ही सही मगर धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए। रोज आराधना भगवान की पूजा करते हैं। आज भी हमने उसी प्रकार से आराधना पूजा की और परमात्मा से ये कहा कि अब आगे भक्तों से मिलने का कोई रास्ता निकालें प्रभु, क्योंकि अब लॉकडाउन 5 अगर लगता भी है तो मठ मंदिरों के कपाट खुलना चाहिए। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, इबादतगाह हैं, उनको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शंस के साथ खोलने का जो ऐलान किया, उसका हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और तमाम इबादतगाहों के जिम्मेदारों से यही अपील करते हैं कि इस सिलसिले में जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं या जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनाए उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। इधर मध्य प्रदेश में भी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग हो रही थी। मेरी तो ये मांग है नरेंद्र मोदी जी से और शिवराज सिंह चौहान से कि जो सोशल डिस्टेंसिंग आप दुकानों में कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मंदिरों में क्यों नहीं कर देते? मस्जिदों में कर दीजिए, गुरुद्वारा में कर दीजिए, चर्च में कर दीजिए। मंदिरों पर ताला लगने से ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही है और जितने पुजारी हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। पंजाब में तो कांग्रेस सरकार पर अकाली दल हमलावर था कि कैप्टन सरकार शराब के ठेके तो खुलवा रही है मगर गुरुद्वारे बंद कर रखे हैं। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ दारू ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। लेकिन अब तय हो गया है कि धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन नियमों के साथ। कर्नाटक सरकार ने मंदिरों के लिए ये नियम बनाए हैं कि मंदिर परिसर में फॉगिंग, मंदिर कर्मचारियों के लिए अनिवार्य मुखौटा, पुजारी को भी मास्क पहनना होगा, 6 फीट सामाजिक दूरी जरूरी होगी, फ्लोर मार्कर लगाए जाएंगे, श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग होगी। जाहिर सी बात है ऐसे ही नियम सब जगह सारे धार्मिक स्थलों पर लागू होंगे। आज तक ब्यूरो। तो कल से ज्यादातर देश खुल जाएगा। आज लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन है, यानी कि अनलॉक 1 कल से शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा बस अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।